माँ जी करिश्मा, तुम्हें पता है मेरा मायका बिल्कुल नदी किनारे है और इतनी साफ नदी है ना वहाँ की कि क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा नजारा है वहाँ तो। जेठानी जी, मैंने सुना है आपका मायका भी तालाब के पास है। तालाब तो बहुत गंदा होता है वहाँ, कभी आपके घर में सांप तो नहीं आए? हाँ, मेरा घर तालाब के पास है, पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। तालाब के पानी में तो सांप, कीड़े, मेढक, पता नहीं क्या क्या रहते हैं। क्योंकि निकिता गरीब परिवार से थी और उसका घर तालाब के पास था, इसीलिए पूजा उसका मजाक बनाती है। कुछ देर में दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पति के साथ अपने अपने मायके पग फेरे की रस्म के लिए जाती हैं। उफ, कितनी गर्मी है। बस मैं एक बार जल्दी से अपने मायके पहुंचूं, फिर तुम्हें दिखाती हूँ मेरा घर नदी किनारे कितना अच्छा लगता है। हाँ पता है, शादी में नदी पार करके ही आया था बारात लेकर। कुछ देर में दिवाकर पूजा के साथ नदी के पास पहुंचता है, जहां वो दोनों नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। और कुछ ही देर में पूजा अपने नदी किनारे अमीर मायके पहुंच जाती है। तो वहीं निकिता भी अपने पति अंकित के साथ अपने मायके पहुंचती है और वो पहले कूलर चालू करती है। माँ, मैंने कूलर चला दिया है और तालाब की बहुत गंदी बदबू आ रही है। मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अंकित को बदबू बर्दाश्त नहीं है, तुम सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ बेटा, मैं अभी सब बंद कर देती हूँ और अभी बाथरूम में 3-4 बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ कुएं से। इतना बोलकर आशा घर की सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और पानी लेने के लिए कुएं पर चली जाती है। कुछ देर बाद आती है और सब खाना खाते हैं। माँ, आप खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाती है, पर गर्मी ज्यादा हो रही है, आप थोड़ा दरवाजा खोल देंगी? अंकित जी, रहने दीजिए। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तालाब का पानी भर गया और आपने तो देखा ये तालाब कितना गंदा है। मुझे डर है कहीं कोई कीड़ा या सांप घर में ना आ जाए। निकिता, लगता है तुमने अपनी अमीर देवरानी की बातों को दिल पर ले लिया। माँ, आप दरवाजे पर खिड़की खोल दीजिए। अंकित के कहने पर आशा घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देती है और अंकित कुछ समय के लिए घर से बाहर जाकर अकेला तालाब के पास खड़ा हो जाता है, जहां वो कुछ मछुआरों को मछलियां पकड़ते देखता है। तो वहीं कुछ आदमी अपने गाय भैंस को नहला रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम तो आशा बहन के दामाद लग रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? ये तालाब का पानी अच्छा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस तालाब के पानी से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस आराम से खड़ा होकर ये देख रहा हूँ। मुझे काफी शांति जो मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह मछुआरों को मछलियां पकड़ते हुए देखकर, और आप लोगों को गाय भैंसों को नहलाते हुए। अंकित को देख आशा और निकिता की सारी परेशानी खत्म हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर खुद पूजा कमरे की खिड़कियां खोलती है और अपने पति को नदी दिखाती है। देख रहे हो हमारे यहाँ की नदी, तुम किसी भी कमरे में चले जाओ ये नजारा तुम्हें देखने को मिलेगा। पूजा, तुम इतना अच्छा नजारा मुझे दिखा रही हो तो नदी के पास भी ले चलो, देखो बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ। दिवाकर के कहने पर पूजा अपने पति के साथ नदी के पास आती है, जहाँ वे दोनों काफी देर तक बैठते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और अमीर पूजा अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर नदी किनारे आती है, जहाँ वो लोग आइसक्रीम खरीदते हैं और नदी के ही पास टहलने लगते हैं, जहाँ अच्छी हवा भी चलती है। दामाद जी, कितना अच्छा रहता अगर आप कुछ दिन यहाँ रहते, तब आपको पता चलता नदी किनारे घर होने के कितने फायदे होते हैं। अब यहाँ से जब आप रात को घर जाओगे सोने, देखना कितनी अच्छी नींद आएगी और गर्मी का तो एहसास ही नहीं होगा। सही कह रही है माँ आप। इस तरह जहाँ एक तरफ अमीर पूजा अपने पति और परिवार के साथ नदी में मजे ले रही होती है, तो वहीं रात को जब पूरा परिवार खाना खाने के बाद सो रहा होता है तो वो लोग मच्छरों से परेशान हो जाते हैं। ये कितनी गर्मी लग रही है और मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ दामाद जी, घर के बाहर ही तालाब है ना, इसीलिए रात को मच्छर काटते हैं। आप खिड़की बंद कर दीजिए और मच्छरदानी में सो जाइए। मैं आपके बिस्तर की तरफ अगरबत्ती जला देती हूँ, मच्छर नहीं काटेंगे। घर के बाहर तालाब होने की वजह से काफी सारे मच्छर होते हैं, जिस वजह से अंकित को सोने में दिक्कत होती है। और अब आशा खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अगली सुबह जब पूरा परिवार उठता है तो वो देखता है कि पीने का पानी खत्म हो चुका है। माँ, घर में तो पानी ही नहीं है। हाँ निकिता, मैं बस पानी ही लेने जा रही हूँ। माँ मैं भी चलती, तुम अकेले क्या करोगी? क्योंकि घर के बाहर तालाब था और आसपास में कोई नदी भी नहीं थी, इसलिए बेचारी निकिता अपनी माँ के साथ दूर कुएं पर जाती है और वहां से कुछ बाल्टी में पानी लेकर आती है। और वहीं दूसरी ओर घर के बाहर ही नदी होने की वजह से सुमित्रा ने अपने घर में फिल्टर लगा रखा था, जो नदी का पानी फिल्टर करता था।
अच्छा, ये है फिल्टर। इस फिल्टर की मदद से नदी का पानी आप लोग पी जाते हैं। वैसे नदी का पानी तो मीठा होता है, फिर फिल्टर करने की क्या जरूरत है? बेटा, नदी का पानी कितना ही मीठा क्यों ना हो, पर कई बार उसमें लोग नहाने भी जाते हैं। मन नहीं मानता, इसीलिए फिल्टर लगाना तो बहुत जरूरी है। नदी होने के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा दिवाकर को फिल्टर से पीने का पानी देती है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और नदी में चलती नाव देखकर दिवाकर का नाव में बैठने का दिल करता है और वो पूजा के साथ बोटिंग करने के लिए चला जाता है। तो वहीं अंकित देखता है कि कुछ किसान तालाब के पानी से खेत की जुताई कर रहे हैं। ये देखो निकिता, तुम हमेशा दुखी रहती हो ना कि तालाब के पास तुम्हारा घर है, जिस वजह से तुम्हें काफी दिक्कतें होती हैं। पर कई बार तालाब का पानी गरीबों के लिए जरूरी भी होता है। अगर आज तालाब ना होता तो क्या किसान इस तरह अपनी खेती की जुताई कर पाते? क्या मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ पाते? आप सही कह रहे हैं। अब अंदर चलिए, माँ पापा हमें लेने के लिए आते ही होंगे। अंकित की बात को सुनकर अब निकिता के भी नजरिया बदल जाता है और वो घर में जाती है। कुछ देर में शोभा और विनोद अपनी अमीर बहू के घर आते हैं। बहू, मैं तो पहली बार आई हूँ तुम्हारे मायके और नाव से नदी पार करके मजा ही आ गया। कितना अच्छा नजारा है यहाँ का, पर इस नदी की लहरें बड़ी तेज हैं। मैं तो कहती हूँ दूर ही रहना अपनी नदी से। अच्छा समधन जी, अब हमें इजाजत दीजिए ताकि हम अपनी बहू को यहाँ से ले जा सके। विनोद और शोभा एक ही दिन अपनी दोनों बहुओं को ले जाना चाहते थे, इसलिए पूजा और अंकित के साथ नाव में बैठकर नदी पार करते हैं और कुछ ही देर में गाड़ी से निकिता के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसके घर के बाहर ही तालाब देखकर पूजा का मुंह बन जाता है। निकिता के गरीब मायके वालों का मजाक बनाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नदी नहीं है। आपके घर के पास तालाब है जहाँ लोग कूड़ा और गंदा पानी फेंकते और इसी में गाय भैंस को नहलाते। कितनी बदबू आ रही है। सही कहा था मैंने, पता नहीं कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं। बहू, जरा सोच समझ कर बोलो, ये तुम्हारी जेठानी का मायका है। कोई बात नहीं पापा जी, पूजा को बोलने दीजिए। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही बोलता है। निकिता की बात सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है और वो लोग ना चाहते हुए भी निकिता के घर रुकते हैं और अगले ही सुबह पूरा परिवार अपने घर आ जाता है, जहां एक बार फिर पूजा अपने गरीब जेठानी का मजाक बनाती है। मैंने तो आपका घर और तालाब दोनों देख लिया, पर आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि आपको अपने मायके ले जाऊं ताकि आप भी देख सको नदी किनारे घर होने का कितना फायदा होता है। पता नहीं आप और जेठ जी कैसे 2 दिन उस तालाब के पास रह गए। पूजा निकिता का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी, मेरी माँ का जन्मदिन है। मेरी माँ ने जेठानी जी को भी बुलाया है। आप हम दोनों को मेरी मायके जाने दीजिए ना। इसी बहाने तालाब की दुनिया से निकलकर जेठानी जी एक बार नदी की दुनिया भी देख लेंगी। इन्होंने इतना अच्छा नजारा कभी नहीं देखा होगा। बहू, तू अगर अपनी जेठानी को अपने मायके ले जाना चाहती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरा घर है और अगर तूने मेरी बड़ी बहू के साथ और बदतमीजी करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शोभा इजाजत तो दे देती है और पूजा को खरी खोटी भी सुनाती है, पर पूजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपनी जेठानी को अपने मायके ले जाती है, जहां पर लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं नदी। पर आपने देखा है कभी ऐसा नजारा? देखा, नदी की दूसरी तरफ बच्चे कितना खेल रहे हैं और ये शाम का वक्त है, कितना सुंदर लग रहा है। सच में निकिता, तुम्हारा घर बहुत अच्छी जगह पर है, पर तालाब भी इतना बुरा नहीं है। उसके भी कुछ फायदे हैं। अगर मेरे घर के पास तालाब ना होता तो कई लोग परेशानी में आ जाते। आप तो बोलोगी ही ना, आपका घर तालाब के पास जो है। कुछ देर में पूजा और निकिता घर पहुंचते हैं और घर में जाते हैं और खिड़की खोलने पर उसे सामने ही नदी का नजारा देखने को मिलता है और ठंडी हवा का झोंका आता है। खुश, यहाँ सच में कितना अच्छा लग रहा है। माँ, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं अपनी जेठानी के साथ यहाँ आई हूँ। चलिए अब केक काट दीजिए। कुछ देर में पूजा अपने पूरे परिवार और जेठानी के साथ मिलकर केक और कुछ सामान नदी के पास ले जाती है और अच्छी सी डेकोरेशन करके नदी के किनारे ही अपनी माँ का केक कटवाती है। और ये सब कुछ देख निकिता को अच्छा लगता है। सब लोग नदी के पास ही केक खा के हंसते हुए डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर कुछ देर बाद पूजा नदी के पास अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आपके वहाँ नदी तो होगी नहीं, इसीलिए आपको तैरना भी नहीं आता होगा। आप मेरा हाथ पकड़कर नदी के अंदर चलिए, आपको कुछ नहीं होगा। पूजा तैरना नहीं जानती थी, पर दिखावे के चक्कर में नदी के अंदर जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। अब पूजा डूबने लगती है और निकिता को तैरना आता है, इसलिए देवरानी की वो जान बचाती है। और ये सब देख उस दिन पूजा का घमंड टूट जाता है। पूजा, जरूरी नहीं कि नदी हो तो ही इंसान को तैरना आता हो।
कई बार यही नदी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अभी नदी का स्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में तुम्हें तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, जबकि तुम्हें तैरना भी नहीं आता। दीदी मैं तो बस आपको जलील करना चाहती थी, पर कभी भी आपने मुझे जलील नहीं किया और आज भी आपने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कहती हैं, अगर नदी के फायदे हैं तो नुकसान भी है। उस दिन पूजा की आंखें खुल जाती हैं और उसे नदी के फायदे के साथ नुकसान भी पता चल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल जाती हैं और इस बार दोनों एक साथ अच्छे से रहती हैं। नहीं माँ, मैं बाबा के साथ अब खेतों में काम नहीं करवाऊंगा। मेरे सारे दोस्त पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने को बोलते हैं। मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल भेजो। हाँ मेरा राजा बेटा, मैं तुझे जरूर स्कूल भेजूंगी। राकेश जी, रोहन अगर पढ़ना चाहता है तो हमें बच्चे के मन को मारना नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आस्था, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं बस एक गरीब किसान हूँ। 200-400 गज की जमीन पर खेती करके कैसे कैसे घर का खर्चा निकालता हूँ। ऐसे में मैं अपने दोनों बेटों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, जिस बेटे का दिल है पढ़ाई करने का आप उसे पढ़ाइए। रोहन पढ़ना लिखना चाहता है तो आप रोहन का एडमिशन करवा दीजिए। विशाल आपके साथ खेती बाड़ी देख लिया करेगा। आस्था ने जैसे बोला था राकेश ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने अपने बड़े बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया और छोटा बेटा छोटी सी उम्र से ही अपने बाप के साथ खेती बाड़ी देखने लगा। देखते ही देखते समय यूं ही गुजर गया और दोनों भाई बड़े हो गए। एक टाइम जहां रोहन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करता था तो वहीं विशाल ने अपने बाप के खेतों को ही संभाला। माँ, मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोल रोहन बेटा। माँ, एक लड़की है जो दूसरे शहर की है, लेकिन मुझे पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा वो सब तो सही है, लेकिन लड़की है कौन और परिवार कैसा है उसका? माँ, लड़की बहुत अच्छी है और परिवार भी बहुत अच्छा है उसका, और मैं उसी से शादी करूंगा। और ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ माँ। रोहन की बात को सुनकर आस्था बस चुप सी रह गई। बस फिर क्या था, बेटे की ख्वाहिश और मर्जी पर आस्था ने रोहन की शादी उसकी पसंद की लड़की विशाखा से तय कर दी। वहीं विशाल के लिए भी उसे एक लड़की पसंद आई, जिसको उसने विशाल की मर्जी के बिना ही उसे पसंद कर उससे रिश्ता लगा दिया। और कुछ समय बाद दोनों भाइयों के साथ में ही शादी हो गई। आज दोनों बहुओं की पहली रसोई थी। माधुरी, अब उठकर आ रही है। जा, आज तेरी पहली रसोई है तो सभी के लिए पनीर के पराठे और साथ में गाजर का हलवा बना देना। मैंने विलायती गाजर मंगवा कर रख दी है। और विशाखा बेटा, तेरा जो भी दिल करे तू वही बना देना। माँ जी, मैं अभी अपनी पहली रसोई नहीं बनाऊंगी। मैं रोहन जी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो ये पहली रसोई वसोई मैं बाद में देखूंगी। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तो तू बाद में पहली रसोई बना देना। अभी तुझे जहाँ भी जाना हो चली जा। आस्था विशाखा को चाहकर भी नहीं रोक पाई और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के वक्त रोहन के साथ शॉपिंग करने को चली गई। वहीं दूसरी तरफ माधुरी जाकर रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने लगी। कुछ देर में ही माधुरी ने सब कुछ बना दिया और सभी के आगे लगाया। वाह माधुरी, ये पनीर के पराठे तो तुमने बहुत ही लाजवाब बनाए हैं। सच में खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, अच्छे बनाए हैं। ये ले तेरा शगुन। आस्था ने खुशी खुशी माधुरी को 500 रुपए शगुन के रूप में दे दिए। माधुरी ने खाना खिलाने के बाद बाकी घर के काम निपटाए, लेकिन विशाखा अभी भी शॉपिंग ही करने को गई हुई थी। लगभग शाम के वक्त विशाखा शॉपिंग करके लौटी और बहू, विशाखा बहू, क्या लेकर आई तू? हो सकता है कुछ मेरे लिए भी लाई हो। आपके मतलब की चीजें नहीं है माँ जी, और मैं बहुत थक रही हूँ, तो अभी तो अच्छा होगा कि आप मुझसे कुछ ना ही पूछे। मैं अभी आराम करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे बहू, तेरी पहली रसोई? क्या माँ जी, पहली रसोई? पहली रसोई? खाना नहीं खाया है क्या आपने? अब मैं शाम को पहली रसोई बनाऊंगी, उससे पहले मुझसे कुछ भी बनाने को ना बोलना। विशाखा ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सो गई। कुछ देर के बाद वो सोकर उठी और पहली रसोई के नाम पर बस वो आस्था के लिए चाय बनाकर ले आई। बहू, ये तेरी पहली रसोई है? हाँ यही है, और पहली रसोई में कुछ बनाने से ही मतलब होता है, सो मैंने चाय बना दी। इसमें इतना मेरा मुंह देखने की क्या जरूरत है? अब चाय पीजिए। विशाखा से आस्था कुछ भी नहीं बोल पाई और पहली रसोई के नाम पर उसने विशाखा से हाथों की बनी हुई चाय को ही पी लिया और 500 रुपए का शगुन उसे भी दे दिया। ऐसे ही अगले दिन। अरे रोहन बेटा, ये सूट बूट पहनकर कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, आज विशाखा के पग फेरे की रस्म होगी ना, तो बस उसे उसके मायके ही लेकर जा रहा था। 2-4 दिन बाद आऊंगा।
2-4 दिन बाद? बेटा मेरा मतलब तू वहाँ पर रुककर क्या करेगा? बहू का मायका है, इसे छोड़ आना और जब इसका आने का दिल करे तब ले आना। ओहो माँ जी, अगर रोहन जी मेरे साथ चले जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? हम दोनों साथ ही जाएंगे और साथ ही आएंगे, इसमें अब आप कोई अड़ी मत लगाइए। चलो सही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आस्था ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, रोहन विशाखा के साथ उसके पग फेरे की रस्म करवाने को चला गया। वहीं कुछ देर बाद विशाल आस्था से बोला, माँ, माधुरी की भी तो आज पग फेरे की रस्म होगी। मैं माधुरी को लेकर उसके मायके छोड़ आऊं? 2-4 दिन में मैं भी उसे ले आऊंगा। क्या मतलब 2-4 दिन बाद? और तू क्यों उसको छोड़ कर आएगा? बुला लेगी वो अपने भाई को। तू क्यों टेंशन लेता है? और 2-4 दिनों को नहीं जाने दूंगी, सिर्फ 1 दिन के लिए जाएगी और शाम तक लौट आना। आस्था ने जैसे बोला माधुरी ने वैसे ही किया। वो अपने घर से अपने भाई को बुलाकर अपनी पग फेरे की रस्म करने गई और विशाल घर में ही रहा। शाम तक माधुरी अपने मायके से लौट नहीं पाई, इसीलिए वो अगली सुबह ससुराल वापस आई और आ गई तू? अब मन किया है आने का? मन नहीं था तो अपने मायके में ही बसी रहती। माफ कर दो माँ जी, शाम में भैया फ्री नहीं थे तो वो मुझे आज छोड़ कर गए। विशाखा भाभी वापस आ गई क्या? विशाखा से क्या लेना देना है तुझे? वो अभी कुछ दिन बाद आएगी। आस्था ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, माधुरी ने आते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐसे लगभग 1 हफ्ता बीत गया और 1 हफ्ते के बाद विशाखा अपने घर से पग फेरे की रस्म करके लौटी, लेकिन आस्था ने उससे कुछ नहीं बोला। ऐसे ही आज के दिन आस्था दोनों बहुओं के साथ मॉल आई हुई थी। बहू तुझे जो भी अच्छा लगे वो ले लेना, सोचना नहीं। माँ जी, मुझे ये वाली साड़ी और ये वाली भी दोनों अच्छी लग रही है, मुझे ये दोनों ही साड़ियाँ दिलवा दीजिए। बाकी ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। ठीक है बहू, ले ले, जो भी तेरा दिल कर रहा है ले ले। विशाखा ने जो भी मांगा आस्था ने उसे सब दिला दिया। वहीं आस्था ने एक बार भी माधुरी से कुछ भी खरीदने के बारे में नहीं पूछा और माधुरी खाली हाथ ही घर को लौट आई। घर पर रोहन और विशाल दोनों बैठे हुए थे। देखिए रोहन जी, माँ जी ने मुझे कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिलवाई हैं। ये सारी की सारी ही मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी और ये मेकअप के प्रोडक्ट्स भी देखिए, सभी बहुत प्यारे हैं। विशाखा ऐसे ही रोहन को सामान दिखाने लगी। वहीं माधुरी को देखकर विशाल बोला, माधुरी, तुम भी तो माँ के ही साथ गई थी, तुम कुछ भी नहीं लेकर आई? नहीं जी, मैं कुछ नहीं लाई। कुछ नहीं लाई या फिर माँ जी ने कुछ दिलवाया ही नहीं? बोलो, क्या मतलब है तेरा विशाल? साफ साफ बोल। माँ, आज मैं सब कुछ साफ साफ शब्दों में बोल देता हूँ। आज तक मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आपने हमेशा मुझसे ज्यादा भैया को मोल दिया है, भैया को उनकी ख्वाहिशें रखने का मौका दिया, उनकी बात को माना भी है। लेकिन मेरे सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ आपने लिए। हर एक चीज का फैसला आपने लिया। बचपन में मुझसे बिना पूछे मुझे खेती बाड़ी पर लगा दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद शादी भी मेरी आपने अपनी पसंद से की। मैं अपनी पत्नी से तो खुश हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि आप मेरी पत्नी से खुश हो। ना आप मुझे माधुरी के साथ कहीं जाने देती हो, ना हमें साथ में वक्त बिताने देती हो। और साफ दिखाई देता है माँ कि आप अपनी किस बहू को सिर पर रखती हैं और किसे जूते की नोक पर। चुप कर विशाल, कब के दिल की भड़ास तू मेरे ऊपर निकाल रहा है। और तू जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? तू जानना चाहता है कि मैं माधुरी और तुझे क्यों ज्यादा साथ नहीं रहने देती? तो सुन, मैं नहीं चाहती कि तू भी मुझसे दूर हो जाए। रोहन तो नाम के लिए मेरा अपना है, इसमें ज्यादा वैल्यू इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ कमी कर दी तो ये मुझे छोड़ देगा, और शायद इसीलिए मैं तेरे साथ गलत कर बैठी हूँ। लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब मैं एक फैसला करती हूँ, रोहन तू अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़ दे, यही सही रहेगा। क्योंकि तेरे यहाँ रहने से मेरे दूसरे बेटा और बहू को मैं वो प्यार नहीं दे पाती जिसके वो हकदार हैं। आस्था की बात को सुनकर रोहन ने कोई सवाल नहीं किया और उसी दिन वो एक अच्छा सा फ्लैट देखकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब आस्था अपनी पसंद के बहू बेटा के साथ रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।